नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नई पार्लियामेंट के उद्घाटन और तमाम तरह की खबरों और फैनफेयर के बीच में जो बहुत गंभीर खबर है, जो भारत के अखबारों, न्यूज़ चैनल्स और तमाम तरह के से जो सत्ता का पूरा मानचित्र है उससे गायब है, वो है मणिपुर की खबर। मणिपुर में हालात इतने गंभीर हो गए हैं, बिल्कुल आपातकालीन हालात वहाँ पर हो रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए, पिछले 1 महीने से ज़्यादा से ये पूरा हिंसा का कुचक्र वहाँ पर चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अब जाके सोमवार को वहां पर पहुंचे, उन्होंने सुध ली है। इस बीच 1 महीने के दौरान आप सोचिए, कर्नाटका के चुनाव से लेकर और क्या क्या कुछ गुजरा है। अमित शाह कर्नाटका से लेकर तेलंगाना से लेकर कहां कहां उन्होंने सफर किया, लेकिन वो मणिपुर नहीं पहुंचे। अब वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। बाकी तमाम जो आला अधिकारियों का पूरा लश्कर है वो भी अब वहां पर पहुंचा हुआ है। तो जिस तरह से पूरे हिंसा का ये कुचक्र वहां देखने को मिल रहा है, अमित शाह के जाने से ठीक पहले भी 2 लोगों की मौत या मैं कहूंगी कि हत्या हो चुकी है। 75 लोग अब तक इस हिंसा में मारे जा चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि जो सुरक्षा बल हैं उनसे बाकायदा ये लोग जो हैं, इन्हें अतिवादी कहें या उग्रवादी कहें, ये जो तत्व हैं ये उनसे बाकायदा हथियार छीन रहे हैं। 2 अलग अलग लोगों के समूह हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन इसमें जो मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह हैं वो पूरे तरीके से मैं कहूंगी एक नाकाम मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं कि 1 महीने बाद भी वो इस पूरे हालात पर काबू नहीं पा पाए हैं। बल्कि एक तरफ उनका, इन दोनों समूहों को देखा जाए तो एक तरफ उनका झुकाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि ये 2, 4, 6 की संख्या में ये हथियार नहीं छीने जा रहे हैं, बल्कि कई हजार की संख्या में ये हथियार जो है वो उनसे छीने जा रहे हैं। मैतेई लोग ये कह रहे हैं उनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए। उधर कुकी लोग जो हैं, इन दोनों के बीच में अलग अलग तरीके से लोग साइड्स पिक कर रहे हैं। लेकिन क्या मसला क्या है मणिपुर में, आखिर क्यों ये हालात पैदा हो रहे हैं, जिसका एक बड़ा इतिहास भी है, इसका एक पृष्ठभूमि भी है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ अंशुमन चौधरी हैं जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं। वो राजनीतिक और साथ ही रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। उनसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अंशुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं भारत में जो कि खासकर नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को समझते हैं, वहाँ के जो जो सुरक्षा के हालात हैं उनको समझते हैं, और खासकर मणिपुर तो और भी मुश्किल है। अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ शब्दों में मेरे दर्शकों को ये बताने की आप कोशिश करें कि अभी सही में हो क्या रहा है मणिपुर में। थैंक यू, शुक्रिया अरफा जी मुझे इस शो में बुलाने के लिए। जैसा आपने कहा ये सिंपल मामला नहीं है, इसके कई लेयर्स हैं समझने वाले। इसमें जो जो मूल विषय है इसमें ये है कि ये एक अंतर-जातीय और इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, एक अंतर-जातीय विवाद है। ये जो दोनों दोनों जाति है, मेइतेई और कुकी, इनके बीच जो एक आपसी विवाद है और आपसी संदेह है, वो कई साल से जमा हो रहा था और अभी जाके एक आपसी हिंसा में बदल चुकी है वो। अ, लेकिन हिंसा इतने बड़े स्तर पर हिंसा ऐसे नहीं होती है, वो उसको उसको समय लगता है एक संदेह से हिंसा तक परिवर्तन होने में। तो मैं मानता हूँ कि जो बीरेन्द्र सिंह सरकार है, वो अगर थोड़ी केयरफुली इस बात को समझती कि जो दोनों तरफ के इश्यूज़ है और जो आपसी संदेह है, इसका एक समाधान ढूँढा जाए, दोनों पक्षों को बिठा के बात बात करवाया जाए। अगर वो करवाते पिछले 1-2 सालों में या 3-4 सालों में, तो शायद आज ये यहाँ तक ये हिंसा हमें देखने को नहीं मिलता। इसमें 2-3 मूल विषय है। एक है, आपने जैसे कहा, जो बीरेन्द्र सिंह सरकार है उसकी एक तरफ का पक्ष लेने वाला एक ऐसा ऐसा बायस दिख रहा है। जो मेइतेइज़ की तरफ का बायस दिखता है। तो कुकी समुदाय है उनको ये लगता है कि अ, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो बीरेन्द्र सिंह की सरकार है वो मेइतेइज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो मेइतेइज़ को एक तरीके से राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सारा जो डोमिनेंस है वो मेइतेइज़ को मिल रहा है। बेनिफिट्स जो मेइतेइज़ को मिल रहा है सालों से, जो इम्फाल के घाटी में, जो वैली में रहते हैं, उनको मिल रहा है। और जो पहाड़ों में जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स रहते हैं, कुकीज़, नागाज़ और आदि, ये जो ग्रुप्स रहते हैं, उन 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 तक ये आर्थिक डेवलपमेंट और ये कल्चरल राइट्स नहीं पहुँच पाई है, और ये जो सामाजिक डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाई है। तो ये सालों से ये एक फीलिंग है कुकीज़ में
जो आज जाके उभर आई है। लेकिन इमीडिएट जो ट्रिगर आप कह सकते हैं वो है कि अप्रैल में मणिपुर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेइतेइस को भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस और आदिवासी स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो उस डिसीजन को कुकी समुदाय नहीं मान पाई। उससे बहुत ज़्यादा आघात मिला कुकी समुदाय को, क्योंकि उनको लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको दिया गया है, जो एक तरीके से संवैधानिक प्रोटेक्शन उनको दिया गया है अंडर आर्टिकल 371 सी एज़ अ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, तो अगर मेइतेइस को भी, जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, समुदाय है, अगर मेइतेइस को भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए, तो उनका जो संवैधानिक राइट है वो अफेक्ट हो जाएगा नेगेटिवली। तो क्योंकि इसको अंशुमन अंशुमन चौधरी जी, ये बताइए आप, जी हाँ, आपने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। मुझे ये बताइए आप कि अगर ये नस्लीय संघर्ष है, अगर ये एथनिक वायलेंस है, तो एक तरफ के लोगों को, कुकी लोगों को क्यों बीरेन सिंह कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं? जैसे ही मुख्यमंत्री ने उनको आतंकवादी कहा, हमने देखा, बाकी बाकी अखबार भी देखिए, आप उठा के, आप वेबसाइट्स देखिए, न्यूज़ चैनल्स देखिए, आप जो भी आपको कवरेज मिल रहा है, वहाँ कुकी लोगों को कहा जा रहा है कि देखिए 40 कुकी आतंकवादियों को मार गिराया गया। वो लोगों को निशाना बना रहे थे, सुरक्षा बलों तक को निशाना बना रहे थे, और इसके बाद लगातार जो है हम ये देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अगर ये दो समूहों के बीच का संघर्ष है, तो एक समूह आतंकवादी कैसे बन गया? दूसरी बात, आधिकारिक रूप से हम कुकी लोगों को या मैतेई लोगों को हम क्या कहते हैं? अगर ये दो लोग ऐसे हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं, तो इनको हम मिलिटेंट कहते हैं या हम इन्हें टेररिस्ट कहते हैं? क्या कहते हैं हम इनको? जी, तो अगर इस स्तर की हिंसा में ये नेचुरल है कि दोनों तरफ के समुदाय में कोई ना कोई सशस्त्र यूनिट्स या आर्म्ड यूनिट्स होंगे। तो अभी जो हमने देखा, परसों की जो बात है, संडे की जो बात है, जिसमें बीरेन सिंह आके खुद ही स्टेटमेंट दिए कि हमारे कमांडोज, मणिपुर पुलिस के कमांडोज ने ऑपरेशंस किए, कुछ कार्रवाई की जिसमें 40 आतंकवादी मारे गए। लेकिन ये जानने वाली बात है कि कुकी समुदाय के लीडर्स ने सामने आके स्टेटमेंट दिया कि वो जो मारे गए थे वो आतंकवादी नहीं थे। वो थे विलेज लेवल, आप कह सकते हैं, डिफेंडर, जो एक तरीके के गाँव में जो वॉलंटियर फोर्स है कुकीज़ के, जो मेइतेई के अटैक्स से विलेज गाँव को डिफेंड करना चाह रहे थे, वो मारे गए। उन पे अटैक हुआ है। ना कि ये आतंकवादी या उग्रवादी है। ये कुकी समुदाय का कहना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो राज्य सरकार की स्टेटमेंट थी कि हमने कुकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट कार्रवाई की। तो जो सबसे बड़ा कुकी आर्म्ड ग्रुप है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो लीडर है, उनका नाम है सेलिप हाउके। उन्होंने आके ये स्टेटमेंट दिया कि देखिए, हम तो इसमें इन्वॉल्व थे ही नहीं। इसमें जो हमारी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स है, जिसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप, एक तरीके से सीज फायर ग्रुप्स, वो तो इन्वॉल्व थे ही नहीं इसमें किसी तरीके से। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो बीरेन सिंह सरकार कह रही है वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। तो न सिर्फ कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का झुकाव एक तरफ नजर आ रहा है, वो एक तरफ को चुन रहे हैं, बल्कि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस की जो लीड स्टोरी है दीप्तिमान तिवारी की, वो साफ तौर पर सोर्सेस को कोट करते हुए कह रहे हैं कि प्रशासन भी वहाँ पर नस्लीय आधार पर बंट गया है, और जिन हथियारों को ये छीनने की बात कही जा रही है, वो हथियार छीने नहीं जा रहे हैं, वो हथियार सौंपे जा रहे हैं। हैंडओवर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और खासकर प्रशासन में बैठे हुए वो लोग जो अपनी नस्ल का समर्थन कर रहे हैं, उनका फेवर कर रहे हैं, उनको हथियार सौंप रहे हैं। ऐसे में तो ये बहुत गंभीर बात बन जाती है, जबकि ये जो पूरी नस्लीय जो फर्क है, जो हिंसा है, इसमें अगर प्रशासन, इसमें अगर मुख्यमंत्री, इसमें वो लोग जिनके ऊपर सुरक्षा और को स्थापित करने की जिम्मेदारी है, अगर वो ही ये समझने लगे कि वो मैतेई हैं या कुकी हैं, तो बहुत असंभव हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरीके से यहाँ पे एक सरकार है उसको अपनी राजधर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह का जो वायलेंस है उसको रोकने के लिए बिल्कुल ही निष्पक्ष होके कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी दुःख वाली बात है और काफ़ी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये जिसको कहते हैं साइकिल ऑफ वायलेंस, इसको अगर रोकना है तो एक तरीके से सरकार को इस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए कि दोनों तरफ के वायलेंट एलिमेंट्स को रोका जाए, दोनों तरफ के जो हिंसावादी, उग्रवादी है उनको रोका जाए। लेकिन अगर एक तरफ के हिंसावादी को ही रोकेंगे तो वो साइकिल ऑफ वायलेंस ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो हाँ, ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसे ऐसे अगर ये हो रहा है कि अगर जो राज्य के जो पुलिस फ़ोर्स है, मणिपुर जो पुलिस फ़ोर्स है, वो अगर जातीय तरीके से बँट गई है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अ, उसका दायित्व बनता है कि वो आके इस सिचुएशन को कंट्रोल करे, बट अभी तक हमें वो देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, और बहुत सारी खबरें जो इस बीच दब रही हैं, हमारे वाया के संवाददाता याकूत अली भी वहाँ पर मौजूद हैं और आप तक खबरें पहली ग्राउंड रिपोर्ट उनकी पहुँच गई है। सबसे यहाँ पर दुर्भाग्य की बात ये है कि वहाँ इंटरनेट बंद है और वो संघर्ष कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी करना मुश्किल हो रहा है वहाँ से कि खबरें वहाँ तक पहुँचाएँ या वीडियो लेकर आएँ। उनमें से एक का आप जो उनका ये मैं कहूँगी जो वीडियो उन्होंने भेजा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ये आप ज़रूर देखिए। अंशुमन जी, यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ की किस तरीके से जो मैतेई हैं और इसके अलावा उम्मीद है मैं सही इसको उच्चारण इसका सही कर रही हूँ और दूसरे कुकी हैं, दोनों अपने-अपने असर वाले इलाकों में वापस जा रहे हैं। यानी कि हिंसा और बँटवारा इस हद तक पहुँच चुका है कि वो जिस तरह से मिक्स्ड लोकेलिटीज़ में अगर रहते रहे होंगे, तो वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और अपने-अपने इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ जिन लोगों के घर खाली हैं, उनको जलाया जा रहा है, उस पर लूट-मार की जा रही है, उन्हें लूटा जा रहा है और ऐसे में आपको क्या लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री का 1 महीने बाद जाना वहाँ ऐसे में जबकि 75 लोग मारे जा चुके हैं और इतने गंभीर हालात वहाँ पर पैदा हो रहे हैं, क्या ये सही था इतना इसमें इतना देरी करना? मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे ये लगता है पहली बात तो कि ये अच्छी बात है कि गृह मंत्री जी वहाँ गए, लेकिन उनको काफ़ी पहले जाना चाहिए था। करीब फर्स्ट पहले पहले मई के पहले हफ्ते से ये वायलेंस है, हिंसा चल रहा है वहाँ पे और अब जाके वो गए हैं। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी देरी की है उन्होंने इस चीज़ में। शायद वो अगर पहले जाते, दोनों पक्षों को एक साथ लाते, दोनों पक्षों के लीडर्स को एक साथ लाते और बातचीत करवाते और जो मेन मूल इश्यूज़ है जैसे जैसे रिजर्व फॉरेस्ट वाला इशू आरक्षित वन कह सकते हैं जो वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट आरक्षित वनों के एक्सक्यूज लेके जो वो कुकी समुदाय को डिस्प्लेस कर रहे थे वो वाली इशू अगर वो डिस्कस करते और सारी जो पेंडिंग इश्यूज है उनको डिस्कस करते शायद ये जो नया साइकिल है वायलेंस का जो नया हिंसा का ये जो एपिसोड है जो अभी शायद 1 डेढ़ हफ्ते से चालू हुआ है वो शायद नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने समय पर एक्शन लिया। अगर लिया होता तो शायद ये नहीं देखते हम आज। अभी जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है वो नज़र आ रहा है बीरेंद्र सिंह के बयान के बाद, खास करके देखिए इन 40 जो आतंकवादी थे उनको ठिकाने लगा दिया गया है। सरकार बहुत मजबूत तरीके से वहाँ की राज्य सरकार इसका मुकाबला कर रही है और अब देखिए वहाँ गृह मंत्री भी पहुँच चुके हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन खबरों को अब हम देख रहे हैं छपते हुए कि इन दोनों जो समुदाय हैं उनके बीच उनके नेताओं को बुलाकर जो लोग लड़ रहे हैं उन लड़ाकुओं को बिठाकर एक साथ बातचीत की जाएगी। ये बातचीत 1 महीने पहले क्यों नहीं की गई और क्या इस बातचीत में आप किस तरह की संभावना देखते हैं? क्या वाक़ई अमित शाह के बुलाते हुए कि वो दोनों लोग सामने बैठेंगे, उनके जो प्रतिनिधि हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले की तरह? देखिए ये देरी होने में ये मुश्किल आ जाती है कि बीच में जो हिंसा हो चुका है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा आपसी संदेह बढ़ चुका है दोनों पक्षों में। जो कहते हैं म्यूचुअल सस्पिशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोनों दोनों पक्षों में। तो अभी एक तरीके से बातचीत होना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लेकिन गृह मंत्री जी को ये बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि फिर भी बातचीत हो। शायद कोई हल निकल आए इस चीज़ इस इन मामलों पे। मेरी चिंता ये है कि जो हिंसा है वो काफ़ी पॉपुलर लेवल तक पहुँच गई है, लोगों के बीच तक पहुँच गई है जिसको रोकना अभी मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा जो राज्य सरकार वहाँ कह रही है कि हमने आतंकवादियों के ठिकाने लगा दिए। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक स्टेटमेंट दिया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की जो ये सारी सिचुएशन है क्योंकि सेना भी काफ़ी इन्वॉल्वड है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिहैबिलिटेशन ऑपरेशन में तो उनका ये कहना था कि जो मणिपुर की पूरी स्थिति है उसमें ये काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म वाली सिचुएशन नहीं है, आतंकवादियों वाली सिचुएशन नहीं है। ये दोनों जातियों, दोनों समुदाय के बीच की लड़ाई है। तो हमें जो देखने को मिल रहा है वो है कि जो राज्य सरकार है और जो सेंट्रल फोर्सेस और सेना है, उनके बीच के पोज़ीशंस पे अंतर है। तो मुझे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे राज्य और सेंटर के बीच। ये बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे। देयर हैज़ टू बी कोऑर्डिनेशन तो उन दोनों के बीच एक बातचीत होना ज़रूरी है। मैं आशा ये करता हूँ कि जो केंद्रीय होम मिनिस्टर गृह मंत्री हैं, वो जाके इन पेंडिंग इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें और कोऑर्डिनेशन लाए दोनों में।
याकूत की रिपोर्ट में मैं ये देख रही थी कि वो कह रहे थे कि प्रशासन ने वहाँ कर्फ्यू की घोषणा की हुई है, लेकिन लोग कर्फ्यू के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। ये काफ़ी हद तक ये बताता है कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है, जो कानून का राज है, वो किस हद तक कमज़ोर हो गया है। इसके बीच में एक और चीज़ जो पढ़ रही थी, वो ये कि जो समझौता सरकार और इन जो संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके बीच जो एक था वो अभी भी इन प्लेस है? क्या इसको माना जा रहा है या वो इस वक़्त इस पूरी लड़ाई झगड़े के हिंसा के बीच में वो ख़त्म हो चुका है? देखिए, एक तो जो सीज़फायर था सरकार और ये कुछ कुकी ऑर्गनाइज़ेशंस के बीच, जैसे कुकी नेशनल आर्मी और ज़ोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, उसको ये नोटेबल बात है कि उसको मार्च में ही बीरेन सिंह सरकार ने सस्पेंड कर दिया था उस समझौते को, उस सीज़फायर को। ये सारी हिंसा शुरू होने के बहुत पहले की बात है, जैसे मैं कह रहा हूँ मार्च की बात है। उस टाइम पे उन्होंने सीज़फायर सस्पेंड कर दिया था। ये कह के कि ये जो ग्रुप्स है वो अफ़ीम उगा रहे हैं और पूरी सिचुएशन को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं। तो ये पहली बात। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि पहले ही दिन से ऐसा लग रहा है कि बीरेन सिंह सरकार का एक तरफ झुकाव है। तो ये झुकाव देखते हुए जो कुकी समुदाय है उनका विश्वास एक तरीके से बीरेन सिंह सरकार से उठ चुका है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है, जो अगर अगर विश्वास ही नहीं रहा तो वो समझौता कैसे रहेगा? ये बात है। तो मैं मैं आशा करता हूँ कि अमित शाह के प्रेज़ेंस से, गृह मंत्री के प्रेज़ेंस से ये समझौता फिर से बने, लेकिन ये वापस बनते हुए मुझे मुश्किल लग रहा है देखने में। अंशुमन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। सबसे बड़ी मुश्किल की बात है यहाँ के जो क्राइसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कि जो सूचना का अकाल पड़ा हुआ है, एक संकट है कि मणिपुर के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। एक तरफ एक राज्य में चुनाव हुआ, उसके बाद जो जीत-हार हुई, वो हमने सब तमाशा देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को लेकर इतना बड़ा एक तरह से शोमैनशिप, इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया गया है, जैसे में लोगों की जानें जा रही हैं, उस सबको नज़रअंदाज किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना लोगों तक पहुंचे, ये बहुत अहम है। हम फिर वापस लौटेंगे आपके पास जब हमें इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और जैसे कि अंशुमन जी कह रहे हैं, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये जो पूरा हिंसा का कुचक्र है, ये कम से कम गृह मंत्री के वहाँ जाने से 1 महीने बाद भी कम से कम थम जाए तो अच्छा है। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।